तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा एक मटेरियल स्टेट है। जैसे हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट पढ़ते हैं। जो प्लाज्मा है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे हमारे पास तीन स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मटेरियल होगा उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गैस है उसका भी टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई, लगभग 10⁻6 से 10⁻7 केल्विन, जैसा सन में होता है। ठीक है, फ्यूज़न होता है, जैसे फ्यूज़न प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो गैस है वो जो गैस है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। जो न्यूट्रल गैस है उसमें न्यूट्रल आयन भी होंगे, न्यूट्रल एटम भी होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल एटम का, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। इस स्टेट को हम कहेंगे प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा वो नेचर में भी हमें मिलता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसे हम आइनोस्फेयर कहते हैं, आइनोस्फेयर, ये जो स्टेट होती है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसमें आयंस होते हैं, आयंस और न्यूट्रल एटम होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई हो तो उस केस में प्लाज्मा हमें मिलेगा। ये लेबोरेटरी में भी हम बना सकते हैं, लैब में भी प्लाज्मा बनाया जाता है। और प्लाज्मा में प्लाज्मा एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी होता है फिजिक्स में। ठीक है, यदि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स करोगे तो वहाँ पे तुम प्लाज्मा ऑप्ट कर सकते हो एज ए स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एक साल तुम कंप्लीट प्लाज्मा ही पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी इसमें इसके लिए काफ़ी एक अच्छी बुक्स भी है, जैसे एफ चैन है, इसके लिए बुक है, एक बिटनकोट है। ठीक है, ये दो इसकी बुक है और अच्छी बुक है। और इसमें काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी थ्योरी वगैरह है प्लाज्मा की, बहुत ही छोटा टॉपिक नहीं है प्लाज्मा। ठीक है, जो फ्यूज़न प्रोसेस है, फ्यूज़न प्रोसेस को हम लार्ज स्केल पे कैसे कर सकें। ठीक है, जो सन में फ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है, सन एक्चुअली क्या है, सन एक प्लाज्मा है। ठीक है, इसमें आयंस और न्यूट्रल एटम है, उनका कॉम्बिनेशन है सन। ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है। फ्यूज़न प्रोसेस होने के लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हमें हाई चाहिए होता है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्लाज्मा पे। तो फ्यूज़न प्रोसेस में हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, 10⁻6 से 10⁻7 केल्विन अराउंड हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, फ्यूज़न करवाने के लिए इतना टेम्परेचर अर्थ पे पॉसिबल, लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है। पहले तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, इस टाइम पे बहुत सारे मेथड है। ठीक है, लार्ज स्केल पे इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ पे फ्यूज़न करवाना थोड़ा सा एक बड़े स्केल पर, अर्थ पे फ्यूज़न करवाना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, छोटे स्केल पे हम करवा सकते हैं, आजकल करवा भी रहे हैं छोटे स्केल पे। ठीक है, हम लेज़र का यूज़ करके करवा सकते हैं। ठीक है, लेज़र का यूज़ करके, जिसे लेज़र इग्निशन कहते हैं हम, इग्निशन। ठीक है, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक मटेरियल को रखते हैं, इसके चारों ओर लेज़र लगाते हैं हम। ठीक है, लेज़र इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब ये इस मटेरियल पे इंसिडेंट होती है तो इसका टेम्परेचर लगभग 10⁻6 केल्विन हो जाता है, 10⁻6 से 10⁻7 केल्विन इस मटेरियल का टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इस मटेरियल को हम रखें किस में, सबसे बड़ा टास्क है। कोई भी मटेरियल है जिसका टेम्परेचर 10⁻6 से 10⁻7 केल्विन होगा, जिस भी मटेरियल का टेम्परेचर इतना होगा, उस मटेरियल को हम किस में रखें, किस बर्तन में रखें, क्योंकि जिसमें भी हम रखेंगे वो खुद ही पिघल जाएगा। ठीक है, मान लो हम इसको कोई एक हम बीकर में रखते हैं, वो बीकर मान लो किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो 10⁻6 से 10⁻7 केल्विन पे तो कोई भी मटेरियल है वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये सस्टेन नहीं रह सकता। ठीक है, 10⁻6 केल्विन पे फ्यूज़न है वो पॉसिबल होता है, लेकिन उसको हम किस में रखें, जो हमारा मटेरियल है जिसको हम फ्यूज़ कर रहे हैं उसको रखें किस में। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर यहाँ पे प्लाज्मा में या क्या भाई, इसको हम मैग्नेटिक कन्फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं इसको, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट।
थोड़ा सा जनरल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का मतलब है इसको हम हवा में रखेंगे, इसको हम किसी मटेरियल में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कन्फाइन। जैसे तुमने लेविटेशन पढ़ा होगा ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में लेविएट करता है कोई भी मतलब लेविटेशन पढ़ा है ना, जैसे ट्रेन वगैरह होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में लेविएट करती है, वो टच नहीं होती। ठीक है, उसी तरीके से हम जो चार्ज पार्टिकल, हमारे चार्ज पार्टिकल है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में कन्फाइन करेंगे ताकि वो टच में ना रहे किसी के भी, वो हवा में रहे। ठीक है, वैक्यूम में रहे वो। ठीक है, जैसे एक इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ऐसे इस टाइप से एक टॉर्नोइड होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं जो मूव करते रहते हैं ऐसे, लेकिन ये इसको टच नहीं करते, ये इसको टच नहीं करते, ऐसे हवा में रहते हैं। फिर इसका टेम्परेचर हम काफ़ी हाई करते हैं, फिर इसका टेम्परेचर हम काफ़ी हाई करते हैं और टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये जो स्टेट है ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटे स्केल पे पॉसिबल है। जिस दिन लार्ज स्केल पे इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, जिस दिन लार्ज स्केल पे पॉसिबल होगा ये, उस टाइम पे हमें एनर्जी की कोई भी कमी नहीं होगी। अभी हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूज़न से ले रहे हैं, और न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसमें जो गैसेस वगैरह निकलती है ये थोड़ा सा हानिकारक है हमारे लिए। ठीक है, ग्रीन एनर्जी सोर्स नहीं है ये, जो फ्यूज़न होगा वो एकदम ग्रीन एनर्जी सोर्स होगा हमारे लिए। ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस दिन ये बड़े लार्ज स्केल पे पॉसिबल होगा, और इस पर काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है। यदि तुम्हें रिसर्च में जाना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ठीक है, पहले देख लो भाई कहाँ कहाँ पे इसके लिए काम चल रहा है, तो रिसर्च में जा सकते हो, आराम से प्लाज्मा पढ़ सकते हो तुम, बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है प्लाज्मा यदि तुम करना चाहते हो तो। ठीक, बस अभी के लिए इतना ही समझ लो भाई, प्लाज्मा है चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए प्लाज्मा स्टेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है यदि उसको हम प्लाज्मा से पास करवाएं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या बिहेव, प्लाज्मा का यूज़ क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखेंगे यूज़ क्या है प्लाज्मा का। वैसे बहुत सारे यूज़ है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पर्पज़ से प्लाज्मा का क्या यूज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, वैसे तो बहुत सारे यूज़ है प्लाज्मा के, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, लेकिन हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर्पज़ से क्या यूज़ है प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का हम यूज़ करते हैं सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमारा सिग्नल, हम यहाँ से सिग्नल भेजना चाहते हैं और यहाँ किसी पॉइंट पे सिग्नल को रिसीव करना है, तो हम सिग्नल भेजेंगे तो वो इधर निकल जाएगा, ऐसे तो है नहीं यहाँ से घूम के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक टावर लगाएंगे हम, इस टावर से हम सिग्नल कैसे भेजते हैं, ऐसे तो है नहीं के अंदर से भेज देंगे सिग्नल चला जाएगा, वो तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो ये लेयर है जो आइनोस्फेयर है, प्लाज्मा लेयर है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, प्लाज्मा लेयर या आइनोस्फेयर कह देते हैं, इस पर हम सिग्नल भेजते हैं और ये इससे टकरा के इधर पहुँचता है सिग्नल, और यहाँ पे एक टावर लगा होगा जो इसको रिसीव कर लेता है, कोई एंटीना लगा होगा जो रिसीव कर लेता है। मतलब ये यूज़ है प्लाज्मा का, आइनोस्फेयर का, जो हमारा नेचुरल आइनोस्फेयर है, नेचुरल प्लाज्मा, उसका हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अब जो प्लाज्मा है, अब देखो ये एक टाइप से ईएम वेव है जो हम सेंड कर रहे हैं, और ईएम वेव है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, ईएम वेव है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि एक प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, यदि ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस केस को हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली भी, तो उस केस में तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यदि फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा हाई है तो उस केस में वो ईएम वेव है वो आइनोस्फेयर को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने कंडक्टिंग मटेरियल में डिस्कस किया था। ईएम वेव है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी इनफ फ्रीक्वेंसी है वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी। वो सब चीज़ें अभी आएगी, अभी जैसे जैसे मैथमेटिकल पार्ट कवर करेंगे इसका तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा भाई क्या कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस टाइप से प्लाज्मा का यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसकी, बहुत छोटा टॉपिक नहीं है ये, डिटेल में तुम
प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ईएम वेव इन प्लाज्मा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे तो हम सिंपल नेट के लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन ईएम वेव इन प्लाज्मा बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करें, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, मतलब बहुत एक कंप्लीट सब्जेक्ट है ये प्लाज्मा है जो, ठीक है, बहुत छोटा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यदि तुम्हें प्लाज्मा अच्छे से समझना है, यदि तुम हायर लेवल पे प्लाज्मा पढ़ोगे रिसर्च लेवल पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तुम्हारी अच्छी है तो प्लाज्मा तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी प्लाज्मा में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं जो प्लाज्मा मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। कंडक्टिविटी यदि हमें पता होगी तभी तो हम जो प्लाज्मा है, जैसे हमने कंडक्टर में डिस्कस किया था, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, तभी तो हम ईएम वेव का सॉल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है, और के की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो वेव वेक्टर है वो इमेजिनरी होगा या रियल होगा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो लेकिन जो ईएम वेव ट्रैवल कर रही है प्लाज्मा के अंदर से, उसकी जो इक्वेशन है, उसका जो ऑसिलेशन वेक्टर है ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। तो जो प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे उन पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो होगा ई इंटू ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये होगा, तो हम फोर्स की वैल्यू लिख देंगे ई नॉट ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस। इस इलेक्ट्रिक ईएम वेव देखो क्या करेगी, ईएम वेव फोर्स लगाएगी जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे प्लाज्मा के अंदर। और ये जो प्लाज्मा है ये डाइल्यूट प्लाज्मा का मतलब है जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे है, इस प्लाज्मा के सरफेस पे, इसके मीडियम में कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, जो फ्री चार्ज डेंसिटी है 0, एक प्योरली कंडक्टर मटेरियल है, प्योरली कंडक्टर मटेरियल है। प्योरली कंडक्टर का मतलब इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो 0 है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, रिलैक्सेशन टाइम इसका 0 है, मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल है वो इसके सरफेस पे है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूट प्लाज्मा, ठीक है। बहुत सारे टाइप होते हैं प्लाज्मा के, अलग अलग टाइप्स होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना, ये डाइल्यूट प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे जब ईएम वेव पास करेगी, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल होंगे इनके ऊपर एक हमारे पास फोर्स लगेगा, वो ये फोर्स होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर से लिख सकते हैं इसको हम, ई नॉट ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। एम को नीचे ले जाओ यहाँ से, ठीक है, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी, और तो ये क्या आएगा ई नॉट बाई एम, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डी आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डी आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, इसको टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी आर बाई डी टी। अब इसको सेम वही लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ई नॉट बाय एम माइनस आयोटा ओमेगा, ई नॉट इसको ई लिख देंगे हम दोबारा, इस टर्म को कंप्लीट को दोबारा ई लिख दिया हमने, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी है वेलोसिटी, ये प्लाज्मा में जो आयन्स हैं उनकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। प्लाज्मा में जो आयन है उनकी वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेव वेलोसिटी नहीं है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है, आयन्स की वेलोसिटी है, जो प्लाज्मा के अंदर आयन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो मूव करने लगेंगे, उनकी ये वेलोसिटी। और हमें पता है जे एन ई वेलोसिटी, ये हमें जो करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला पता है, एन ई एन डेंसिटी है, नंबर ऑफ आयन्स की डेंसिटी, ई चार्ज और वी वेलोसिटी है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एन ई इंटू वी की वैल्यू है ई बाय एम माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया एन ई स्क्वायर ई बाय एम माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक। और इसको हम कंपेयर कर लेंगे जे इक्वल टू सिग्मा ई से, तो सिग्मा क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये कंडक्टिविटी होगी एन ई स्क्वायर बाय एम
माइनस आयोटा ओमेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा को ऊपर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस वाला बन जाएगा, आयोटा एन ई स्क्वायर बाय एम ओमेगा। दिस इज द कंडक्टिविटी, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की कंडक्टिविटी होगी आयोटा एन ई स्क्वायर बाय एन ओमेगा। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है, आयन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हम ईएम वेव अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस पर भी ये कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो आयोटा की टर्म्स में आ रही है, इमेजिनरी कंडक्टिविटी आ रही है यहाँ पे। इमेजिनरी का मतलब जैसे तुमने देखा होगा ना, कैपेसिटर और जो इंडक्टर है, कॉइल है, उनमें जो कंडक्टिविटी इमेजिनरी है, मतलब रजिस्टिविटी भी इमेजिनरी है, मतलब ये एक टाइप से इम्पिडेंस की हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सोर्स है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है या ऑसिलेटिंग सोर्स है, तो उस टाइम में जो हमारे जो रिएक्टेंस होगा या जो रेजिस्टेंस होगा, जो रजिस्टिविटी होगी या जो कंडक्टिविटी होगी, वो भी एक टाइप से इमेजिनरी टाइप की होगी। रेजिस्टेंस में जैसे हम जो सोर्स है, यदि हमारा वो डीसी सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऑसिलेट नहीं कर रहा टाइम के साथ, ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमारी इमेजिनरी नहीं होगी इस केस में। इसको थोड़ा सा इस टाइप से तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी होगी आयोटा एन ई स्क्वायर बाय एम ओमेगा, ठीक है। अब हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, आयोनोस्फेयर के लिए मैक्सवेल इक्वेशन या प्लाज्मा के लिए मैक्सवेल इक्वेशन। कंडक्टिविटी आ गई हमारे पास, अब मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे, फिर मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, डेल डॉट डी इक्वल टू, जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो तो जीरो है क्योंकि डाइल्यूट प्लाज्मा है, ठीक है, डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी। ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन होगी। वैल्यूज पुट करनी है फॉर और डाइल्यूट प्लाज्मा में जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा मटेरियल है डाइल्यूट प्लाज्मा में, जो भी देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक टाइप से आयंस और न्यूट्रल एटम का कॉम्बिनेशन है। और डाइल्यूट प्लाज्मा में जो भी आयंस और एटम होंगे वो सभी उसके सरफेस पे होंगे, सरफेस पे होंगे। तो जो प्लाज्मा का जो मीडियम है ये एक टाइप से वैक्यूम की तरह बिहेव करेगा, वैक्यूम की तरह बिहेव करेगा। एक टाइप से कोई मीडियम नहीं होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा बीच में, वैक्यूम होगा। वैक्यूम होगा तो इसके लिए जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ और जो प्रीमिएबिलिटी है वो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होगा, ठीक है। डाइल्यूट प्लाज्मा में जो परमिटिविटी और प्रीमिएबिलिटी है वो एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे म्यू नॉट होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, वही सेम कहानी करनी है, कर लेना थर्ड इक्वेशन का, पुट करनी है वैल्यू फोर्थ इक्वेशन को, इसमें कर लेंगे डेल क्रॉस ई माइनस टी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल डॉट ई तो जीरो आ जाएगा, तो ये डेल स्क्वायर ई का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, सॉरी डेल स्क्वायर ई, ये इक्वेशन बनेगी म्यू नॉट सिग्मा डी बाई डी टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वही सेम इक्वेशन डैम्पिंग टर्म वाली इक्वेशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा हमें पता है, यहाँ पे सिग्मा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। वही कंडक्टिंग मटेरियल वाली इक्वेशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमें पता है। ऐसे ही बी वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ये डैम्पिंग टर्म है हमारे पास, ठीक है, समझ आ रहा है।
ये कोई भी डाउट हो तो यार कोई कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे कुछ ऐसे रिकॉर्डेड में कुछ पता भी नहीं लगता तुम्हें कौन से डाउट होंगे कौन से नहीं होंगे, तो एक बार कमेंट करके या कैसे भी पूछ सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल की वैल्यू पुट करेंगे आयोटा के, और डी बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन डेल स्क्वायर था माइनस डेल स्क्वायर को हम आयोटा के स्क्वायर लिख देंगे, आयोटा के स्क्वायर ई, और यहाँ पे था हमारे पास देखो माइनस म्यू नोट सिग्मा, और डी बाई डी टी को माइनस आयोटा ओमेगा लिख दिया ई, और क्या था म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर था माइनस आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर ई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ई माइनस म्यू नोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा म्यू नोट सिग्मा ओमेगा ई को हटा दो, ई को हटा दो तीनों में, और माइनस प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये टर्म क्या आ जाएगी देखो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगी। तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस म्यू नोट सिग्मा ओमेगा आयोटा माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, वही जो के है यहाँ पे देखो सिग्मा की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, के स्क्वायर म्यू नोट सिग्मा ओमेगा आयोटा प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर, वही केस हो गया। लेकिन इसमें सिग्मा की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी म्यू नोट आयोटा एन ई स्क्वायर बाय एम ओमेगा और ओमेगा आई इन प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा म्यू नोट एन ई स्क्वायर अपॉन एम, म्यू नोट एन ई स्क्वायर अपॉन एम, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर, ये के स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर को और आगे यदि हम मॉडिफाइड करें तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये बचेगा 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यही बचेगा ना, देखो म्यू नोट ये तो 1 बच गया, और यहाँ पे म्यू नोट बाहर आ गया, एन ई स्क्वायर अंदर पड़ा रहा, एम एप्सिलॉन नोट ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है, ठीक है, एम नीचे था, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी के स्क्वायर, और ये एक रियल क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, रियल क्वांटिटी। अब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी टर्म है उसको ओमेगा पी स्क्वायर लिख देंगे हम, क्योंकि ये भी एक फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि 1 एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो ये भी एक नंबर ही होगा, 1 के साथ जो ऐड हो रहा है वो भी एक नंबर ही होगा, तो ये भी एक फ्रिक्वेंसी होगी जिसे हम प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी कहेंगे। इसको ओमेगा पी स्क्वायर लिख दिया। ओमेगा पी स्क्वायर क्या है हमारे पास, एन ई स्क्वायर बाय एम एप्सिलॉन नोट, तो ओमेगा पी क्या है हमारे पास, रूट एन ई स्क्वायर बाय एम एप्सिलॉन नोट, मतलब जो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, रूट एन पे, मतलब जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, चार्ज कंसंट्रेशन है, उस पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन चार्ज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो मीडियम की कंसंट्रेशन है, चार्ज कंसंट्रेशन, वैसे तो जो प्लाज्मा मीडियम होगा कम्प्लीटली, यदि हम ओवरऑल मीडियम की बात करें, न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होंगे क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर बात करें तो जो चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना चाहिए, नेगेटिव चार्ज की बात कर लो या पॉजिटिव चार्ज की बात कर लो यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लिख दो इसको डायरेक्ट, ये हमारे पास होगा रूट एन, ठीक है। तो के आ जाएगा हमारे पास म्यू नोट एप्सिलॉन नोट रूट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, ये हमारे पास के आ जाएगा, ठीक है। और इसको 1/c लिख देंगे, ओमेगा बाई सी 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ।
अब देखो के इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यदि ओमेगा की वैल्यू, फर्स्ट केस में यदि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से कम है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से कम है, इस केस में ये वैल्यू 1 से ज़्यादा लार्ज होगी, ओमेगा पी बाई ओमेगा 1 से ज़्यादा लार्ज होगा। 1 से लार्ज होगा मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और नेगेटिव का हाफ करेंगे तो मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो जो के है वो इमेजिनरी होगा, के है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी होगी। इमेजिनरी क्वांटिटी है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी के केस में हमें पता है जो ईएम वेव है वो मीडियम के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस केस में क्या होगा, नो प्रोपागेशन थ्रू मीडियम, मीडियम के थ्रू कोई भी प्रोपागेशन नहीं होगा यहाँ पे। इट विल रिफ्लेक्ट एंड गो बैक, इट विल रिफ्लेक्ट एंड गो बैक टू सेम मीडियम। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्ट करवाना है किसी भी वेव को तो उसकी फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। दूसरा केस, यदि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा पी हो, उस केस में के रियल होगा, उस केस में रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, कंप्लीट वेव है वो ट्रांसमिट करेगी। ओमेगा यदि ओमेगा पी से बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो उस केस में वो कंप्लीटली ट्रांसमिट कर जाएगी, देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन। यदि ओमेगा बहुत ज़्यादा लार्ज है ओमेगा पी से तो कंप्लीटली वो ट्रांसमिट कर जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ओमेगा लेस देन ओमेगा पी पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी लेकिन कंप्लीटली भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तब कंप्लीटली रिफ्लेक्शन या कंप्लीटली ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो यदि जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी वो क्या था हमारे पास, NE² बाय एप्सिलॉन नॉट m की पावर हाफ, ये थी हमारे पास। इसको 2 पाई की टर्म में लिखें, 2 पाई FP प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। यदि बाकी टर्म्स की हम इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह पुट करें तो ये वैल्यू आएगी 9√n। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, जो किस पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन डेंसिटी पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्किन डेप्थ की बात करें, स्किन डेप्थ कैसे कैलकुलेट करें। स्किन डेप्थ के लिए हमें बीटा चाहिए, बीटा कैसे निकाल सकते हैं हम, ई का फॉर्मूला देखो, ई की पावर ई इक्वल टू E0 ई की पावर आयोटा KZ माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और के को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की टर्म में। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और हमें पता है यदि के की वैल्यू इमेजिनरी है, ठीक है, यदि हमारे पास जो के की वैल्यू है वो इमेजिनरी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E0 ई की पावर आयोटा KZ माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ई की पावर, यदि के हमारे पास इमेजिनरी है, यदि के इमेजिनरी है तो उस केस में ये जो टर्म है वो ई की पावर माइनस KZ बन जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा ही बनेगा ना। देखो, यदि के इमेजिनरी है तो आयोटा वाली एक टर्म आएगी के में। के की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो के की वैल्यू ओमेगा बाई सी 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, यही है ना के की वैल्यू। देखो यहाँ पे ये है के की वैल्यू ओमेगा बाई सी 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। और ये कब होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा ओमेगा सी ओमेगा पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। के इमेजिनरी कब होगा, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से कम होगी, और यही केस चाहिए हमें, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से जब कम है तो के इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी आपस में कैंसिल हो गई, ये एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाएगी आयोटा ओमेगा टी। अब ये ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी वाले टर्म आ रही है, कोई यहाँ पे वेव वेक्टर नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये वेव है जो ट्रैवल नहीं करेगी प्लाज्मा के अंदर। तो E0 ई की पावर माइनस, इसको हम बीटा जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। और बीटा जेड क्या होगा, बीटा क्या होगा, के क्या होगा, के ही बीटा होगा हमारे पास, और के होगा
हमारे पास, हमें पता है। देखो हम वेलोसिटी की टर्म में इसको के को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बीटा को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन EM वेव इन मीडियम, और V को हम लिख सकते हैं ω/K। तो CK/ω, ये हमारे पास n आ जाएगा। तो K क्या आ जाएगा, ωn/C। क्या आ जाएगा, ωn/C। तो यहाँ से हम n भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो n कैसे कैलकुलेट करेंगे, n है हमारे पास C/ω/K। C/ω/K, K की वैल्यू ये है हमारे पास, तो n का फॉर्मूला भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा ω/C, तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 - ωp²/ω²। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ, ये भी तुम याद रखना। और ये भी इमेजिनरी और रियल दोनों हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो K की वैल्यू आ रही है हमारे पास ωn/C, वो यहाँ पुट कर देंगे। बीटा की K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वो बीटा हो जाएगा हमारे पास ωn/C Z। तो बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ωn/C। देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्किन डेप्थ डेल्टा होगी वो होगी 1/β, या डायरेक्ट 1/K भी लिख सकते हो। और K इमेजिनरी है तो आयोटा पहले से हमने यहाँ पे ऑब्जॉर्व करवा दिया, क्योंकि वो आयोटा होकर वो -1 बना था। यहाँ पे आयोटा पहले से ऑब्जॉर्व हो गया, तो K की वैल्यू हम ये पुट करेंगे यहाँ पे ω/C ωp² - ω² - 1, ये हमने पुट कर दी K की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यदि ओमेगा की वैल्यू पर्टिकुलर केस की बात करें, ओमेगा पी से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यदि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ये आ जाएगा C/ω, इसको लिख देंगे ωp² - ω² अपॉन ओमेगा आएगा, रूट से बाहर आके ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C/ωp² - ω²। ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ओमेगा को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, तो C/ω_p। ये हमारे पास स्किन डेप्थ की वैल्यू आएगी इस केस में। यदि इन जनरल पूछे तो ये है हमारे पास, और यदि ये है ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी, तो C/ω_p, इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्ट याद रखना, C/ω_p। ये हमारे पास स्किन डेप्थ की वैल्यू होगी प्लाज्मा के लिए। ठीक है, यदि ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी। ठीक है, तो ये है हमारे पास EM वेव इन प्लाज्मा। एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लाज्मा कब रियल होगा कब इमेजिनरी होगा, K की जो वैल्यू है वो याद रखना, और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे, और स्किन डेप्थ का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा तुम याद रखना। बस ये 3-4 फॉर्मूले हैं जिन पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे EM वेव है, वो सभी मीडियम में हमने डिस्कस कर लिया, प्लाज्मा में, फ्री स्पेस में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, कंडक्टिंग मटेरियल में, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो एनआइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है तुम्हारे, एनआइसोट्रोपिक मटेरियल से नहीं बनता क्वेश्चन। एनआइसोट्रोपिक हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, जहाँ पे प्रोपागेशन वेक्टर और जो के वेक्टर है और पॉइंटिंग वेक्टर है वो उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, जो भी हमने यहाँ अभी तक केस डिस्कस किए हैं उनमें एस की डायरेक्शन, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन और के की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये जो मीडियम है सभी आइसोट्रोपिक मीडियम है। यदि हम एन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करें, थोड़े से जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करें जहाँ पे जो मीडियम होमोजीनियस ना हो, जहाँ पे एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू स्पेस के साथ चेंज हो, एप्सिलॉन और म्यू कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट नहीं है, एप्सिलॉन और म्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, उस केस में एस और जो के की वैल्यू है वो पैरेलल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, नॉट पैरेलल, ये केस नहीं है तुम्हारे। ठीक है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, यही केस है तुम्हारे जो एग्ज़ाम में है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी अब जो क्वेश्चन है इनके सभी के चारों जो कंडीशंस हमने की है, इनके जो चारों EM वेव हमने डिस्कस किए हैं, प्लाज्मा, फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक, इनके क्वेश्चन है वो देखते हैं कितने वीडियो में कवर होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे आराम से, देखते हैं 2 लेक्चर में होता है या 3 में होता है, उस हिसाब से अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।